नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं सबसे ठीक होंगे। तो आइए आज हम लोग 75 क्वेश्चन एग्रीकल्चर का लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध्य रसायन है। कौन सा एक बांध्य रसायन है। तो फ्यूराडेंटिन जो है बांध्य रसायन है। फ्यूराडेंटिन क्या है, बांध्य रसायन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बग में भोजन और लार नलिका बनती है। बग में भोजन और लार नलिका मैंडिबिल से और मैक्सिली से, इन दोनों से, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी। ए और बी दोनों आंसर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, थ्रिप्स किस गण में आते हैं। थ्रिप्स किस गण में आते हैं। तो थ्रिप्स आपका थाइसेनोप्टेरा गण में आते हैं। थ्रिप्स थाइसेनोप्टेरा गण में आते हैं। थ्रिप्स थाइसेनोप्टेरा गण में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, किसके अगले जोड़े पंख फोर्स विंग एलिट्रा कहलाते हैं। फोर्स विंग एलिट्रा कहलाते हैं। तो कैलियोप्टेरा के अगले जोड़े पंख जो होते हैं वो एलिट्रा कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, खोदने वाली टांगें पाई जाती हैं। खोदने वाली टांगें किस में पाई जाती हैं। तो खोदने वाली टांगें मोल क्रिकेट में पाई जाती हैं। खोदने वाली टांगें मोल क्रिकेट में पाई जाती हैं। खोदने वाली टांगें मोल क्रिकेट में पाई जाती हैं, यानी कि मोल झिंगुर में। जलोढ़ मृदाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जलोढ़ मृदाएं होती हैं। स्तरीय मृदाएं, जो स्तरीय मृदाएं होती हैं उनको जलोढ़ मृदाएं कहते हैं। जलोढ़ मृदाएं होती हैं स्तरीय मृदाएं को जलोढ़ मृदाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मृदा जिनमें 35% बालू, 45% सिल्ट और 20% क्ले हो तो वह मृदा कौन सी होगी। तो वो मृदा होगी आपकी दोमट मृदा कहलाएगी। जिस मृदा में 35% बालू, 45% सिल्ट और 20% क्ले हो वह मृदा दोमट मृदा कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, जाड़े में बोए जाने वाले गेहूं के लिए उपयुक्त मृदा तापक्रम होता है। जाड़े में बोए जाने वाले गेहूं के लिए उपयुक्त मृदा तापक्रम 15 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। 15 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में गेहूं के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मृदा जिसमें उपलब्ध P2O5 की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम हो उसे रखते हैं। P2O5 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम उसे रखते हैं निम्न श्रेणी में। किस में रखते हैं, निम्न श्रेणी में। जिसमें फास्फोरस की मात्रा 20 किलोग्राम से कम हो उसे निम्न श्रेणी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिगरेट बीटल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिगरेट बीटल है। तो लेसियोडर्मा सिगरेट बीटल है। लेसियोडर्मा सिगरेट बीटल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इपिरिकैनिया मिलोनोल्यूका एक परजीवी है। इपिरिकैनिया मिलोनोल्यूका एक परजीवी है। किसका परजीवी है, पायरिल्ला का। इपिरिकैनिया मिलोनोल्यूका एक पायरिल्ला का परजीवी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, धान में रजत प्ररोह यानी कि सिल्वर सूट बनता है। धान में रजत प्ररोह यानी कि सिल्वर सूट बनता है गाल मक्खी से। किससे बनता है, गाल मक्खी से। धान में रजत प्ररोह यानी कि सिल्वर सूट गाल मक्खी से बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन पार्थेनियम भक्षक है। पार्थेनियम भक्षक कौन है। तो जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा पार्थेनियम भक्षक है। जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा पार्थेनियम भक्षक है। क्वेश्चन नंबर 14, फोरेट की क्रियाविधि क्या है। फोरेट की क्रियाविधि क्या है। तो फोरेट की क्रियाविधि है सर्वांगी। फोरेट की क्रियाविधि सर्वांगी है। क्वेश्चन नंबर 15 है,
क्राइसेलिस प्यूपा, क्राइसेलिस प्यूपा है, क्राइसेलिस प्यूपा क्या है? तितली है। क्राइसेलिस प्यूपा तितली है, तितली का को कहते हैं। क्राइसेसिस नहीं, क्राइसेलिस, क्राइसेलिस प्यूपा तितली का होता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन बैगन का प्ररोह एवं फल वेधक है? निम्न में से कौन बैगन का प्ररोह एवं फल वेधक है? तो ल्यूसिनोडस, ल्यूसिनोडस आर्बोनैलिस, ल्यूसिनोडस आर्बोनैलिस बैगन का प्ररोह फल वेधक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैगाट्स के मुखांक किस तरह के होते हैं? मैगाट्स के मुखांक किस तरह के होते हैं? तो बाइटिंग एंड चेविंग होते हैं, मतलब काटने और चबाने वाले। बाइटिंग एंड चेविंग होते हैं, काटने और चबाने वाले। क्वेश्चन नंबर 18 है, पेल्पिजर आधारी भाग है, पेल्पिजर आधारी भाग है। पेल्पिजर किसका आधारी भाग है? तो मैक्सिलरी पेल्प का, पेल्पिजर मैक्सिलरी पेल्प का आधारी भाग है। पेल्पिजर मैक्सिलरी पेल्प का आधारी भाग है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, मृदा सुधारक है, मृदा सुधारक है। जिप्सम जो है मृदा सुधारक है, जिप्सम मृदा सुधारक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए जीवांश कार्बन की मात्रा को किस गुणक से गुणा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 में है, मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए जीवांश कार्बन की मात्रा को किस गुणक से गुणा करते हैं? किससे गुणा करते हैं? 1.724 से, 1.724 से गुणा करते हैं। जीवांश कार्बन की मात्रा को 1.724 से 1.724 से गुणा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पादप जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? पादप जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? फास्फोरस, फास्फोरस जड़ों का वृद्धि और विकास करता है। फास्फोरस जड़ों की वृद्धि और विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 22, मृदा में विलयन के किस पीएच पर H2PO4 एवं HPO4 की मात्रा समान होती है? 7 pH पे, किस पे? 7 pH पे H2PO4 और HPO4 की मात्रा समान होती है 7 pH पे। क्वेश्चन नंबर 23, मशरूम संबंधित है। 23 में है, मशरूम संबंधित है। मशरूम किससे संबंधित है? तो मशरूम आपका फफूंद से संबंधित है, मशरूम फफूंद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अन्न वाली फसलों की फास्फेट उर्वरक उपयोग क्षमता होती है। अन्न वाली फसलों की फास्फेट उर्वरक उपयोग क्षमता होती है, कितनी होती है? तो 20% होती है। अन्न वाली फास्फेट उर्वरक उपयोग क्षमता 20% होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश के सिंचित परितंत्र में सामान्य दशा में बोई गई चने की फसल पक कर तैयार होती है। सामान्य दशा में बोई गई चने की फसल पक कर तैयार होती है 150 से 155 दिन में। 150 से 155 दिन में चने की फसल पक कर तैयार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा कारक नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता? 26 में है, कौन सा कारक नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता? तो बीज नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता। इस ऑप्शन के अनुसार है, बीज नाइट्रिफिकेशन में को प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिंक सल्फेट को निम्न में से किसके साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए? जिंक सल्फेट डीएपी के साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिंक सल्फेट डीएपी में नहीं मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। डीएपी में मिलाने से वो क्या हो जाएगा? पानी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, कीटनाशक निम्न में से किस तंत्र को विशेष प्रभावित करते हैं? कीटनाशक निम्न में से किस तंत्र को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं? तो तंत्रिका तंत्र को। कीटनाशक किसको प्रभावित करते हैं? तंत्रिका तंत्र को। कीटनाशक जो हम लोग डालते हैं वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, कीटों के। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, मूंगफली की खली में औसतन पाया जाता है। मूंगफली की खली में औसतन पाया जाता है नाइट्रोजन की मात्रा 7.3 पाया जाता है।
मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की मात्रा 7.3% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है, ये पूछ रहा है। तो यूरिया में नाइट्रोजन आपका एमाइड के रूप में पाई जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, नाइट्रोजन उर्वरक अच्छी अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं जब उनका प्रयोग किया जाता है पूर्ण मात्रा 3 भागों में देने पर। पूर्ण मात्रा 3 भागों में देने पर नाइट्रोजन उर्वरक अच्छी अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो अच्छा रिजल्ट कब आता है नाइट्रोजन उर्वरक का, तो उस खेत में 3 भागों में देना पड़ता है, मतलब बुआई के समय और उसके बाद 2 बार टॉप ड्रेसिंग में। क्वेश्चन नंबर 32 है प्राइमेरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। प्राइमरी कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है? एनपीके। प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट एनपीके है। एनपीके प्राथमिक पोषक तत्व पूछ रहा है, एनपीके। क्वेश्चन नंबर 33 है, गंधक से अच्छी अनुक्रिया प्राप्त होती है। गंधक से अच्छी अनुक्रिया प्राप्त होती है कौन सी? तिलहन की फसल में। गंधक से तिलहन की फसल में अच्छी अनुक्रिया प्राप्त होती है, मतलब तिलहन में अच्छी पैदावार प्राप्त होती है गंधक डालने से। क्वेश्चन नंबर 34 है, गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देते हैं? तो नई बढ़वार पर। नई पत्तियाँ जो होती हैं बढ़वार वाली, नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र अधिक उपयुक्त होते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र अधिक उपयुक्त होते हैं कहाँ? वायु अपर्दन के लिए। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र जो है वायु अपर्दन के लिए अधिक उपयुक्त, मतलब वायु अपर्दन ज़्यादा होता है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 36 है, बीज रहित फल बनने को कहा जाता है। बीज रहित फल बनने को क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। बीज रहित फल बन रहा है तो पार्थेनोकार्पी कहलाएगा। बीज रहित फल पार्थेनोकार्पी कहलाता है। बीज रहित फल पार्थेनोकार्पी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, डोलोमाइट का सूत्र है CaMg ब्रैकेट में CO3 का होल 2 डोलोमाइट का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 27 तो ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर आगे आइए देखते हैं, फिर दोबारा से आ गया है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? गेहूं है एक क्या है? गेहूं C3 पौधा है। गेहूं क्या है? C3 पौधा है। गेहूं C3 पौधा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? तो मक्का एक ऐसी फसल है कि जो है खरीफ रबी जायद तीनों में बोई जाती है। मक्का को खरीफ रबी जायद तीनों में बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस शाखा का मृदा में उत्पत्ति वर्गीकरण तथा वर्णन से है को कहते हैं? किस शाखा का मृदा उत्पत्ति वर्गीकरण वर्णन से है, ये बताना है आपको। तो किस शाखा का है? तो पेडोलॉजी शाखा। पेडोलॉजी में मृदा उत्पत्ति, मृदा वर्गीकरण, मृदा का वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। भारत में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 15। भारत में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 15 है। भारत में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 15 है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पौधे के आदर्श प्रारूप की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई। पौधे के आदर्श प्रारूप की अवधारणा CM डोनाल्ड द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी। पौधे की आदर्श प्रारूप अवधारणा CM डोनाल्ड द्वारा प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया कब प्रारंभ हुआ?
तो 1964 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। 1964 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 है, बकरी की विदेशी ब्रीड है, मतलब बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है? तो बकरी की विदेशी नस्ल आप जानते हैं अंगोरा। अंगोरा बकरी की विदेशी नस्ल है। कि सूरती, बीटल, ये तो सब देसी हैं, या विदेशी में एक ही अंगोरा है। बकरी की अंगोरा नस्ल विदेशी है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा एक रोग पशु से मनुष्य और मनुष्य से पशु में संचरित होता है? मतलब क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि किसी ऐसे रोग का नाम बताइए जो पशु से मनुष्य में और मनुष्य से पशु में फैलता है। ठीक, तो कौन सा रोग है? लेप्टोस्पोइरोसिस। डी आंसर इसका सही होगा, लेप्टोस्पोइरोसिस। 45 का आंसर सही होगा डी, लेप्टोस्पोइरोसिस रोग जो है वो मनुष्य से पशु में भी फैल सकता है और पशुओं से मनुष्य में भी फैल सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सामान्यतः दूध केन का निर्माण किया जाता है। सामान्यतः मिल्क केन का निर्माण किया जाता है। किसमें किया जाता है? एल्यूमिनियम तथा उसकी मिश्रित से। एल्यूमिनियम तथा उसकी मिश्रित से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का बी आंसर सही होगा। सामान्यतः दूध केन जो है का निर्माण किया जाता है एल्यूमिनियम तथा उसकी मिश्रित से। क्वेश्चन नंबर 47 47 है, गाय के कृत्रिम गर्भाधान यानी कि AI के लिए अनुमोदित तरल वीर्य की मात्रा होती है। गाय के कृत्रिम गर्भाधान AI के लिए अनुमोदित तरल वीर्य की मात्रा होती है 2 ml। गाय के कृत्रिम गर्भाधान के लिए तरल वीर्य की मात्रा 2 ml होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, आउट ब्रीडिंग क्या चीज़ है? तो एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का ब्रीडिंग जो है आउट ब्रीडिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, खाद्य पदार्थों में यूरिया का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? खाद्य पदार्थों में यूरिया का वर्गीकरण नॉन प्रोटीन और नाइट्रोजन पे किया जा सकता है। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, गाय में आदर्श शुष्क काल यानी कि ड्राई पीरियड कब होता है? ड्राई पीरियड जो होता है वो कितने दिन का होता है? 60 दिन का होता है। गाय में आदर्श शुष्क काल जो ड्राई पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है? 60 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऑपरेशन फ्लड योजना संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड योजना किससे संबंधित है? तो डेयरी विकास से। ऑपरेशन फ्लड योजना डेयरी विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 52 है 52, थनैला दूध की पहचान करने हेतु परीक्षण किया जाता है। थनैला यानी कि मेस्टाइटिस दूध की पहचान करने हेतु परीक्षण किया जाता है। किसका परीक्षण किया जाता है? तो COB कॉब टेस्ट होता है। थनैला के लिए कॉब टेस्ट किया जाता है। COB कॉब टेस्ट किया जाता है थनैला के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय भैंसें निम्न में से किस समूह में आती हैं? भारतीय भैंसें किस समूह में आती हैं? बॉस बुबेलिस में। बॉस बुबेलिस भारतीय भैंसें जो है बॉस बुबेलिस में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, जब शुद्ध नस्ल के असंबंधित पशुओं का प्रजनन कराया जाता है तो क्या कहलाता है? वो आउट ब्रीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? आउट ब्रीडिंग। जब शुद्ध नस्ल के असंबंधित पशुओं का प्रजनन कराया जाता है तो उसे आउट ब्रीडिंग कहलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन सी वीर्य एकत्रीकरण की सबसे अच्छी विधि है? कौन सी वीर्य एकत्रीकरण की सबसे अच्छी विधि है? तो कृत्रिम योनि विधि यानी कि आर्टिफिशियल वेजाइना जो है सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वीर्य एकत्रीकरण की। क्वेश्चन नंबर 56 है, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों AI पर वीर्य निम्न में से
किस तापक्रम पर भंडारित किया जाता है? फिर किस तापक्रम पर भंडारित किया जाता है एआई में? तो 5 डिग्री सेल्सियस पर। कृत्रिम गर्भाधान के केंद्रों एआई सेंटर्स पर भी निम्न में से किस तापक्रम पर भंडारित करते हैं? तो 5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर भंडारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? इसमें बताना है कि विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है। तो विदेशी नस्ल की गाय आपकी 57 की हो जाएगी आयरशायर। आयरशायर गाय विदेशी है, आयरशायर गाय विदेशी नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 58 है, अच्छा दूध देने वाली जमुनापारी बकरी 305 दिन के ब्यात में निम्न में से किस सीमा तक दूध दे सकती है? किस सीमा तक दूध दे सकती है? तो 300 किलोग्राम दूध दे सकती है। जमुनापारी बकरी 305 दिन में 300 किलोग्राम दूध दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन पशु उपजात में आता है? यानी कि एनिमल बाई प्रोडक्ट में आता है। कौन सा पशु है जो उपजात यानी कि एनिमल बाई प्रोडक्ट में आता है? तो मखानिया। निम्न में से कौन पशु उपजात में आता है? मखानिया दूध उपजात में आता है। मखानिया दूध जो है उपजात में आता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से मूंगफली की खली में कौन सा पोषण अनुपात होता है? निम्न में से मूंगफली की खली में कौन सा पोषण अनुपात होता है? मूंगफली की खली में कौन सा पोषण अनुपात होता है? तो नैरो एनआर मूंगफली की खली में नैरो एनआर पोषण अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, आंतरिक अंगों के आधार पर बीमारी के निदान के लिए कभी कभी मरे पशु को लाया जाता है। इसे किस प्रकार के निदान के रूप में जाना जाता है? इसे मरे हुए पशु को जो लाया जाता है वो किस प्रकार के निदान के रूप में जाना जाता है? तो शव परीक्षण के रूप में। मरा हुआ पशु अगर को लाएंगे तो शव परीक्षण के लिए लाएंगे। मरा हुआ पशु लाएंगे तो शव परीक्षण के लिए, पोस्टमार्टम के लिए लाएंगे, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु थैलेला रोग पैदा करने वाला है? निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु थैलेला रोग पैदा करने वाला है? स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस एगेलियस जो है वो थैलेला रोग पैदा करने वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, कुक्कुट आहार यानी कि पोल्ट्री राशन, कुक्कुट आहार निम्न में से कितना तंतु कुक्कुट आहार में कितना तंतु होना चाहिए कह रहा है? कुक्कुट आहार में तो 5% तंतु होना चाहिए। कुक्कुट आहार में फाइबर की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 5%। क्वेश्चन नंबर 64 है, किसी पौधों की जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? किसी पौधों की जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? जो फास्फोरस। पौधों की जड़ों की वृद्धि के लिए फास्फोरस आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, जीरो टिलेज फर्टिसिड्रिल है किस लिए है? तो गेहूं की बुआई का यंत्र है। जीरो टिलेज फर्टिसिड्रिल जो है गेहूं की बुआई का सर्वाधिक उपयुक्त है यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 66 है, गांव का सहकारी संघ कहलाता है। गांव का जो सहकारी संघ है क्या कहलाता है? तो ग्राम्य विकास केंद्र कहलाता है। गांव का सहकारी संघ ग्राम्य विकास केंद्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से कौन सी फसल गेहूं के साथ बोई जाती है? क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, निम्न में से कौन सी फसल गेहूं के साथ बोई जाती है? तो सरसों की फसल जो होती है गेहूं के साथ बोई जाती है। सरसों की फसल गेहूं के साथ बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, पशु आहार की मात्रा निर्भर करती है। पशु आहार की मात्रा निर्भर करती है पशु के भार पर। पशु आहार की मात्रा पशु के भार पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट NRC IPM कहाँ स्थित है?
क्वेश्चन नंबर 69 में है NRC IPM। NRC IPM कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। NRC IPM दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70 है, सीड प्लॉट विधि अपनाई जाती है। सीड प्लॉट विधि आलू में अपनाई जाती है। सीड प्लॉट विधि आलू में अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है, मैदानी क्षेत्रों में चुकंदर की खेती की जाती है। मैदानी क्षेत्रों में चुकंदर की खेती की जाती है रबी में। मैदानी क्षेत्रों में चुकंदर की खेती रबी में की जाती है। मैदानी क्षेत्रों में चुकंदर की खेती रबी में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 है, अमेरिकन कपास की बीज दर है। अमेरिकन कपास की बीज दर 15 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अमेरिकन कपास की बीज दर 15 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, फ्लेरिस माइनर खरपतवार को कम करने के लिए फसल चक्र सहायक होगा। फ्लेरिस माइनर खरपतवार को कम करना है तो उसके लिए अरहर और आलू फसल चक्र के रूप में लगाना चाहिए। अरहर और आलू लगाने से फ्लेरिस माइनर खरपतवार कम होगा। यदि क्वेश्चन नंबर 74 है, यदि उत्तरी भारत में मानसून जुलाई के अंतिम सप्ताह में विलंब से आता है तो कौन सी फसल बुआई की जानी चाहिए? यदि उत्तरी भारत में मानसून जुलाई के अंतिम सप्ताह में विलंब से आता है तो कौन से फसल की बुआई करनी चाहिए कह रहा है। तो विलंब से आएगा तो उसमें बाजरा की बुआई कर देनी चाहिए। बाजरा की बुआई, मानसून यदि विलंब से आता है, जुलाई के अंतिम सप्ताह में अगर आता है तो बाजरा की बुआई करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 है, उत्पादन प्रक्रिया में दीर्घकाल में कुल आय होनी चाहिए। उत्पादन प्रक्रिया के दीर्घकाल में कुल आय होनी चाहिए। कितनी आय होनी चाहिए? लागत से अधिक होनी चाहिए। लागत से अधिक। उत्पादन प्रक्रिया के दीर्घकाल में कुल आय होनी चाहिए कुल लागत से अधिक, तभी लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से कौन सा म्यूरेट ऑफ पोटाश कहलाता है? निम्न में से कौन म्यूरेट ऑफ पोटाश कहलाता है? तो जो पोटेशियम क्लोराइड होता है उसको म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से जानते हैं। पोटेशियम क्लोराइड म्यूरेट ऑफ पोटाश कहलाता है। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। जो लोग नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो देखने के लिए